दा दिल धक धक करदा धक 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 ते साडा करदा लेवल सबके निकले। गूगल सर्च कंसोल, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था, ठीक है। एक बार जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूं पिछली क्लास का, ताकि इसको और क्लैरिटी से हम लोग समझ सके। ऑथेंटिकेशन करना आप लोगों को बताया था मैंने कि इसको कैसे अथॉरिटी देते हैं, कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपको नई प्रॉपर्टी एड ऑन करनी है तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके पास आते हैं, एक है आपके पास डोमेन और एक है यूआरएल प्रीफिक्स। डोमेन मतलब यहां से आपको ऑथेंटिकेट करना है अपनी वेरिफिकेशन का, मतलब लाइक अपने आप को ऑथेंटिकेट करेंगे कि क्या बोलते हैं आप जो है किस के थ्रू ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं। दो ऑप्शंस आपको देता है, पहला है डोमेन के थ्रू और दूसरा यूआरएल प्रीफिक्स के थ्रू। डोमेन के थ्रू अगर आपको अपने आप को वैलिडेट करवाना है तो आपको होस्टिंगर का यूज करना पड़ेगा, जो भी आपका होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी होगी, चाहे वो होस्टिंगर है, चाहे वो गोडैडी है, कोई भी है, ब्लू होस्ट है, किसी पे भी आपका है, तो वहां से आप लोग अप्रूव इस तरीके से डोमेन के थ्रू करवाएंगे। होगा क्या, यहाँ पे आपने अपना डोमेन नेम डालना है और ये एक टीएक्सटी रिकॉर्ड आपको देगा। उस टीएक्सटी रिकॉर्ड को आपने लाइक कॉपी करके पेस्ट कर देना अपने डीएनएस में, ठीक है। डीएनएस में टीएक्सटी रिकॉर्ड लेना और ऐड रिकॉर्ड कर देना आपको, करेक्ट हो गया। तो यहां से होगा डोमेन वेरिफिकेशन। दूसरा वेरिफिकेशन है यूआरएल प्रीफिक्स। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को खुद ही एक्सेस दिया जाता है क्लाइंट के थ्रू, जिनके पास सर्वर का एक्सेस नहीं है, तो वो कैसे करवा सकते हैं, तो वो वर्डप्रेस के थ्रू जो है इसको वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है, यूआरएल प्रीफिक्स से। इसमें करना क्या होता है, यहाँ पे जब आप अपना डोमेन नेम डालेंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कोई एक प्रॉपर्टी की बात करता हूं, एक पर्टिकुलर किसी भी डोमेन को ले लेते हैं हम, रैंडम किसी डोमेन को ले लेते हैं, चलिए मैं इसी को ले लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पे प्रीफिक्स पे जाके एंटर प्रेस करता हूं, तो यहाँ पे जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पे क्या बोलेगा मेरे को, कहेगा कि भैया या तो आप एक HTML फाइल है यहाँ पे, इसको डाउनलोड करो और इसको डाउनलोड करके अपने फाइल मैनेजर में डाल दो। चलो ये तुमको एक तरह से इसके लिए भी सर्वर एक्सेस चाहिए होता, तभी जाके ये डल पाएगी फाइल, क्योंकि तुम्हारे पास ये समझो कि वर्डप्रेस का ही एक्सेस है, सर्वर का एक्सेस नहीं है। अब वर्डप्रेस के लिए क्या करोगे, यहाँ पे बोलता है ये HTML टैग, इस टैग पे आप जाओगे और इस वाले टैग को करोगे कॉपी। जब आप इसको कॉपी करोगे तो करना क्या है, क्योंकि ये वेबसाइट दूसरे की है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद फर्ज कीजिए ये आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप जाएंगे और जाने के बाद आपने जाना है अपीयरेंस के अंदर थीम फाइल एडिटर में। थीम फाइल एडिटर पे आप जाएंगे, जिसमें आपको एक फाइल सर्च करनी पड़ेगी और उस फाइल का नाम है header.php। क्लिक करेंगे और यहां पे हेड सेक्शन जहां पे आ रहा है, हेड ओपन और यहां पे क्लोज हो रहा है, इसी के बीच में यहां पे एंटर प्रेस करके यहां पे वो फाइल उसको डाल सकते हैं आप, उस यूआरएल को, जो यहां पे ये यूआरएल है, एग्जांपल के लिए मैं कॉपी करा और मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया। समझ में आया? इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये किस केस में होगा, जिस केस में आपके पास सर्वर के एक्सेस नहीं है, ये उस केस में काम करेगा। समझ में आ गया? अब ये करने के बाद ये इसको कॉपी करने के बाद वहां पे डालना है, और ये देखो यहां पे बताया भी हुआ है इसने, क्या लिखा हुआ है इसने, कॉपी द मेटा टैग बिलो एंड पेस्ट योर साइट होम पेज, इट शुड बी गो इन हेड सेक्शन बिफोर द फर्स्ट बॉडी सेक्शन। मतलब हेड सेक्शन के बीच, मतलब बॉडी सेक्शन से पहले और हेड सेक्शन के बीच में ये प्लेस होना चाहिए। करेक्ट हो गया? तो यहां पे आपने जो है इसको वेरीफाई कर लेना है। इन दोनों मेथड्स के अंदर जो आपका पहला डोमेन वेरिफिकेशन है और दूसरा यूआरएल प्रीफिक्स है, इन दोनों मेथड के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा मेन, जो सुप्रीम रोल प्ले करेगा, वो करेगा डोमेन वेरिफिकेशन के लिए। डोमेन वेरिफिकेशन एक बार आपका हो जाता है तो आप सुप्रीम रोल पे आ जाते हैं। करेक्ट हो गया? ठीक है। अब जैसे आपने वेरिफिकेशन कर लिया तो उसके बाद आप ऐसे कर किसी डैशबोर्ड के अंदर चले जाएंगे। यस, अभी जो है आपको 0 सब कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। और यहां पे ये जो डैशबोर्ड आप देख पा रहे हैं, इस डैशबोर्ड के अंदर ऑलरेडी कुछ एंट्रीज हैं। तो एंट्रीज यानी क्या है कि सर्च कंसोल जो है इसको ट्रैक करके यहां पे रिपोर्ट्स मेरे को दे रहा है। सर्च कंसोल का काम क्या होता है, पेजेस को इंडेक्स करवाने का।
इंडेक्स किसको कहते हैं, पेज इंडेक्सिंग किसको कहते हैं, आपके गूगल पे आपके पेजेस आ जाने को ही इंडेक्स कहते हैं। आपकी वेबसाइट के जो पेजेस है वो गूगल पे आ जाएं, लिस्ट हो जाए, उसी को हम इंडेक्सिंग कहते हैं। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है कि हमारी जो वेबसाइट बनाई हुई है हमने, उस वेबसाइट के पेजेस को गूगल पे हम लोग इंडेक्स करवा पाए। जब गूगल हमारी वेबसाइट के पेजेस को पहचानेगा तभी जाके तो किसी को रेफर कर पाएगा ना। जब कोई पूछेगा गूगल से कि क्या बोलते हैं, मान लीजिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी की वेबसाइट बना के बैठे हैं और आपने सर्विस के अंदर लिखा हुआ है आप एसईओ करते हैं, ठीक है, और गूगल पे पेज आपका इंडेक्स है, जब इंडेक्स होगा तभी तो कोई अगर पूछेगा गूगल पे कि उसको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज करवानी है, तो गूगल को जब आपके बारे में पता होगा तभी जाके तो वो रेफर कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो उसको पता लगाने के प्रोसेस को ही इंडेक्सिंग कहते हैं कि भैया उसके पेज के अंदर आप लिस्ट हो जाना, उसकी जो रजिस्ट्री है यानी उसकी जो डायरी है ना उसके अंदर आपका नाम आ जाना। करेक्ट हो गया, ये इंडेक्सिंग है। तो इस डैशबोर्ड के अंदर सबसे पहला होता है ओवरव्यू। ओवरव्यू दिखाता है आपकी साइट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को, कि आपकी साइट की पूरी परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसे चल रही है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके सर्च क्लिक्स कितने मिल रहे हैं, आपको टोटल अभी तक वेब क्लिक कितने मिले हैं और कितने दिन का डेटा है, ये सारी की सारी चीजें जो है ये आपको बता रहा है एक ओवरव्यू। ठीक है, नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आपको कुछ ये रिकमेंडेशन देगा कि भैया आपको कहां पे रिकमेंडेशन, मतलब कुछ क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए अपनी वेबसाइट पे, कहां पे क्या चीज स्लो है, एलसीपी क्या है, यानी वेबसाइट के पेजेस स्पीड वगैरह ये सब चीजें आपको बताएगा। दूसरा, इंडेक्सिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि कितने पेजेस आपके इंडेक्स हो चुके हैं, ठीक है, और कितने पेजेस थे आपके और कितने पेजेस इंडेक्स हो चुके हैं। ये यहां पे ये इंडेक्सिंग सेक्शन के अंदर आएगा। अगला है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कहता है कि यूजर को, यूआई समझते हो ना आप, यूजर इंटरफेस, यूजर को क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है जब वो आपकी वेबसाइट को ओपन कर रहा है। यूजर को भी तो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए ना, मतलब वेबसाइट फास्ट लोड हो रही है कि स्लो लोड हो रही है। स्लो लोड हो रही है तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपके एंड में तो बाद में आएगी, पहले ये समझो कि यूजर ही जो है आपकी वेबसाइट को डिनाई कर देगा, यूजर किसी और वेबसाइट को खोल लेगा क्योंकि उसके पास केवल आप एक ऑप्शन नहीं हो। जब वो विजिबिलिटी देख रहा है और आपकी वेबसाइट नहीं खुल रही, अगर मेरे को लेट सपोज इंस्टामार्ट से खाना नहीं मिल रहा है, ऑर्डर नहीं मिल रहा है, तो मैं ब्लिंकिट का यूज कर लूंगा। समझ रहे हो ना? अमेजोन से कोई सामान नहीं आ पा रहा है, वेबसाइट नहीं खुल पा रही, तो मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लूंगा। तो मेरे पास ऑप्शंस है। लेकिन आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ये ऑप्शन है कि आपकी वेबसाइट को इतना यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, एक तो यूजर के लिए वो इजी टू अंडरस्टैंड हो। सब जो लोग हैं अपनी वेबसाइट बनाते जरूर हैं, लेकिन वो केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस वेबसाइट को देखते हैं कि भैया मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं उसके हिसाब से वेबसाइट बना रहा हूं। लेकिन कभी भी अगर वेबसाइट आपने बनानी होती है, जब आप बनाते हो तो दूसरे को वेबसाइट का लिंक जरूर भेजो कि भैया, दूसरे को पूछो कि अच्छा ये बता, मेरे को बुकिंग करके दिखा दे भाई, कैसे करेगा। तो आपके हिसाब से बुकिंग क्या है? लेट्स सपोज, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मैंने एक वेबसाइट ले ली, कैंप एडवेंचर जोन, ठीक है। अभी मैंने क्या करा, मैंने अपने हिसाब से जो इसका बुकिंग पेज बनाया, अपने हिसाब से बुकिंग पेज बनाया, जो मैंने सोचा कि भाई यूजर जो है इस वेबसाइट पे आएगा और फुटर पे जाएगा। मैं सोच रहा हूं ये फुटर पे जाएगा और यहां पे बुकिंग का ऑप्शन है, इस पे वो क्लिक करेगा और पहुंच जाएगा मेरे बुकिंग पेज पे और यहां से वो मेरे को बुक कर देगा। ये देखिए, ये बुकिंग पेज पे जाके मेरे से बुक कर लेगा। लेकिन जरूरी है कि यूजर ऐसे जाए? यूजर तो किसी भी पाथ को पकड़ सकता है ना। यूजर हो सकता है कैंपिंग के अंदर जाएगा, जंगल कैंप में जाए, जंगल कैंप के अंदर जाने के बाद उसको नेक्स्ट करे, जैसे कि यहां से बुक नाउ पे क्लिक करे। बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद यूजर देख रहा है, अच्छा ये आप अकेले आ रहे हो, ग्रुप में आ रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, फिर बुक नाउ पे क्लिक करे और फिर जाके पहुंचे बुकिंग पेज पे। ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कस्टमर होम पेज के बाद डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस पेज पे चले जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है ना, इसी को हम यूआई बोलते हैं कि यूजर हमसे कितना इंटरेक्ट कर रहा है। अगर हमारी वेबसाइट यूजर के अकॉर्डिंग नहीं बन रही, यूजर हमारी वेबसाइट को नहीं समझ पा रहा, तो पता है इससे क्या प्रॉब्लम होगा? इससे प्रॉब्लम होगा कि यूजर जो है आपकी साइट पे टाइम स्पेंड कम करेगा, इंगेजमेंट कम करेगा। और अगर आपकी साइट पे इंगेजमेंट कम होगी तो बाय डिफॉल्ट गूगल भी आपको प्रायोरिटी कम देगा। वो समझेगा कि भाई यूजर आपको समझ ही नहीं पा रहा है, या आपकी वेबसाइट उस यूजर के लायक बन नहीं पा रही, और उसको समझा नहीं पा रहे हो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में। समझ में आ रहा है? तो यहां पे जो है उसी चीज का पार्ट यहां पे ये बताता है कि यूजर एक्सपीरियंस आपका क्या चल रहा है। इसके अंदर बोलता है कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल्स यानी क्या होता है कि भैया मोबाइल और डेस्कटॉप पे क्या परफॉर्मेंस जा रही है, कहां पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है।
इस चीज के ऊपर भी हम बात करेंगे कि वेबसाइट की स्पीड को हम लोग कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, किन किन सिनेरियो से हम लोग कर सकते हैं स्पीड को बूस्टअप। ठीक है, HTTPS आपका उस पर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ? देखो पहले मैंडेटरी नहीं था HTTPS लगाना। HTTPS पहले वो वेबसाइट लगाती थी, दोबारा बोल रहा हूं, वो वेबसाइट लगाती थी जो वेबसाइट पेमेंट गेटवे को इनिशिएट करती थी, जिन वेबसाइटों में पेमेंट गेटवे लगा होता था। लेकिन आज की डेट में गूगल ने सभी वेबसाइट पे मैंडेटरी कर दिया कि HTTPS होना चाहिए, यानी सिक्योरिटी होनी चाहिए, SSL लगा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? SSL अगर नहीं लगा होगा किसी भी साइट पे तो आपने देखा होगा गूगल उस वेबसाइट को नॉट सिक्योर डिनोट कर देता है। ठीक है ना? तो यहां से हमने ओवरव्यू समझा। अगला है आपका इनसाइट्स। इनसाइट्स एक नया फीचर अभी इंट्रोड्यूस करा है इसने सर्च कंसोल ने, जिसका कहना यह है कि लास्ट 28 डेज में वेबसाइट ने क्या परफॉर्म करा। जैसे कि यहां पे लास्ट 28 डेज में वेबसाइट ने 15% ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, पिछले आखिरी 28 दिन से इस 28 दिन में 15% की ग्रोथ ले ली है वेबसाइट ने, और इंप्रेशन में 1% की कमी आई है। ग्रोथ 15% बढ़ा है और इंप्रेशन 1% घटा है। इसका मतलब ये साइंस अच्छे हैं कि बुरे हैं? मेरे हिसाब से ये साइन अच्छा हो रहा है। क्यों अच्छा हो रहा है? क्योंकि इससे मेरा CTR इंप्रूव हो रहा है। आप ये समझो, CTR इंप्रूव समझते हो ना? जितने कम लोग लेट्स सपोज 100 में से अगर मेरी वेबसाइट को एक बंदा ही क्लिक कर रहा है, 100 बारी देखी जा रही है और एक बारी क्लिक हो रहा है, तो CTR मेरा बाय डिफॉल्ट 1% होगा ना? और अगर मेरा इंप्रेशन कम है और क्लिक ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि CTR बढ़ रहा है। कम दिखने पे ही मेरी वेबसाइट ज्यादा क्लिक करी जा रही है। ठीक है, तो बेस्ट आपके रिजल्ट दिखा रहा है यहां पे। तो ऐसा होना भी चाहिए। तो ये ग्रोथ पैरेलली चलती है, आपको हर चीज में देखना पड़ेगा। कभी कभार ये भी होता है कि इंप्रेशन ज्यादा होते हैं, क्लिक्स थोड़े कम होते हैं, तो वहां पे क्या सोचने वाली बात आ रही है कि हो सकता है हमारे टाइटल को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जो हम वेबसाइट पे टाइटल लिख रहे हैं उसको लोग समझ नहीं पा रहे। जो हमने ऑन पेज करा है उसमें टाइटल डाला है, वो टाइटल जब लोगों को दिख रहा है तो उससे समझ नहीं पा रहे कि इस वेबसाइट पे क्लिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को दिखा तो है लेकिन लोगों को हो सकता है उनकी मन की बात नहीं दिख रही, या तो उनकी मन की बात नहीं हो रही या फिर गलत ऑडियंस को टारगेट किया जा रहा है। दो ही तो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो गलत ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं या तो उनके मतलब की आप बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो सारा का सारा आपको यहां पे दिखाया जाता है। ऊपर से ये बता रहा है कि टॉप पेजेस कौन से जो परफॉर्म कर गए हैं, कितने परसेंट से परफॉर्म कर गए हैं। ये 40% टू 42% ये परफॉर्म कर रहे हैं, और कौन से ट्रेंडिंग डाउन में है, जो डाउन जा रहे हैं। ये 79% भी डाउन हुआ है, 60% भी, 80% भी, 100% भी डाउन हुए हैं। तो जो आपके पेजेस डाउन हुए हैं, इन पेजेस पे काम करने की जरूरत बनती है। इन पे आपको काम करना होगा कि भैया ये डाउन क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है। या तो इन पेजेस की सर्चेस कम हो गई है, मतलब जो इन पे कीवर्ड आपने लगाए हैं उनकी सर्चेस कम हो रही है इसलिए डाउन हो रहे हैं, और या फिर लोग इस पर क्लिक ही नहीं करना चाह रहे, या फिर ये लोगों के सामने ही नहीं आ रहा। ये भी तो होगा ना, जब सामने ही नहीं आ रहा तो डाउन तो हो ही जाएगा ना। जब इंप्रेशन ही नहीं मिलेंगे तो डाउन होगा पेज कोई भी। क्लियर है? तो ये आपका इनसाइट समझाता है। अगला है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कहता है कि आपकी वेबसाइट ने किसी भी क्लाइंट को अगर आपको रिपोर्ट देनी है तो ये परफॉर्मेंस सेक्शन दिखाना बहुत जरूरी होता है। इसके अंदर आप रिपोर्टिंग वगैरह कर लेते हैं। यहां पे रिपोर्ट्स में क्या चीज होती है, यहां पे पहले क्लिक्स के बारे में बात कर रहा है, कितने क्लिक आपको लास्ट 28 डेज में मिले, कितने इंप्रेशन के अगेंस्ट पे क्लिक मिले, एवरेज CTR आपका क्या है, और एवरेज पोजीशन आप कौन सी कैरी कर रहे हैं। 27.8 की कैरी कर रहे हैं आप पोजीशन। ठीक है, तो इससे क्या मतलब बन रहा है? इससे मतलब यह बन रहा है, CTR का फुल फॉर्म होता है क्लिक थ्रू रेट, और इसका फॉर्मूला होता है टोटल क्लिक्स डिवाइडेड बाय टोटल इंप्रेशन इनटू 100। टोटल क्लिक्स डिवाइडेड बाय टोटल इंप्रेशन इनटू 100 जब आप करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा, CTR निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कि पर 100 लोगों में से कितने % लोग आपकी साइट पे क्लिक कर रहे हैं। क्लिक थ्रू रेट। ठीक है ना? ओके, तो यहां पे एवरेज पोजीशन भी शो कर रहा है। एवरेज पोजीशन का मतलब यह है कि गूगल की लिस्टिंग के अंदर अगर गूगल के फर्स्ट पेज में टॉप 10 कंपनीज लिस्टेड है तो 27.8 नंबर पे, यानी लगभग तीसरे पेज पे आपकी कंपनी कहीं ना कहीं होल्ड कर रही है, एवरेज पोजीशन ले रही है। समझ में आ रहा है? तो वो पोजीशन आपको कहलाता है। यहां पे पूरी स्टैट्स है पोजीशन की, कि क्या क्या स्टैट्स आपकी पोजीशन कैसे जा रही है। इसके साथ साथ हम लोग लास्ट 28 डेज के साथ कंपेयर करते हैं रिपोर्ट को पिछले 28 डेज के साथ भी। वह क्लाइंट को, किसी क्लाइंट को अगर आपको बताना रिपोर्ट के बारे में मेंशन करना है
तो आप जो है उससे कैसे उसको बताओगे कि आपकी ग्रोथ हुई है? तो आप क्या करोगे, कंपेयर का ऑप्शन आता है यहां पे, ये देखिए कंपेयर का ऑप्शन आ रहा है। कंपेयर का ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो कंपेयर लास्ट 28 डेज टू प्रीवियस पीरियड। तो अगर आप ये लेते हो तो इसका मतलब ये है कि आप जो 28 डेज आपके करंट में है उससे पिछले 28 डेज को एक इवेल्युएट करेगा, कितना फर्क है दोनों में। तो इन दोनों को फर्क देखने के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद आपको यहां पे फर्क दिखाएगा। आप ये फर्क से समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें ये गेन हुई है। यहां पे देखो लास्ट 28 डेज के अंदर 469 क्लिक्स मिले आपको, और प्रीवियस 28 डेज के अंदर 469 क्लिक्स मिले और लास्ट 28 डेज के अंदर 551 क्लिक्स मिले। उसी के हिसाब से इंप्रेशंस भी आपके जा रहे हैं। अब देखो कहने के लिए यहां पे इंप्रेशन कम है, नोटिस करना यहां पे इंप्रेशन कम है। थोड़ा सा मैंने उस वक्त जब आपको इनसाइट्स के बारे में बताया था वहां पे इंप्रेशन थोड़े डाउन थे, यहां पे इंप्रेशन कम है, यहां पे इंप्रेशन ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इसका सीटीआर अच्छा है, इसका सीटीआर थोड़ा कम है, नोटिस करो। तो सीटीआर ज्यादा हो गया ना, इंप्रेशन कम पे क्लिक ज्यादा मिले हैं, तो सीटीआर अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका, ठीक है। और बेस्ट जो इंप्रेशन होता है, बेस्ट जो सीटीआर होता है वो होता है आपका 5% से जितना प्लस पे चले जाओगे आप, 5% से प्लस पे जितना जाओगे वो बेस्ट सीटीआर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मतलब गूगल का मानना यह है कि पर 100 में से कम 5 लोग तो क्लिक करें बढ़िया से आपको, मतलब अच्छी वेबसाइट को वो क्या समझता है कि भैया 5 लोग कम से कम क्लिक करने चाहिए, यानी कंटेंट आपका अच्छा है, यानी लोग समझ पा रहे हैं कि कंटेंट में आप कहना क्या चाह रहे हो। तो मिनिमम 5 जो है क्लिक्स होने चाहिए पर 100 इंप्रेशन पे। और इंप्रेशन होते क्या है, इंप्रेशन ये भी समझ लो, इंप्रेशन होते क्या है। इंप्रेशन मतलब रुक के देखना नहीं होता है। इंप्रेशन क्या होते हैं यहां पे, जैसे कि मान लीजिए गूगल पे अगर मैंने लिखा कमर्शियल प्रॉपर्टी इन नोएडा, और मान लीजिए कि मेरी वेबसाइट है 99 एकर्स, ठीक है, मेरे को ये वेबसाइट दिखी 99 एकर्स, मैं नीचे गया, एक इंप्रेशन काउंट, ये दोबारा आ गया 2 इंप्रेशन, तीसरी बार देखा 3 इंप्रेशन, ये इंप्रेशन है, आप समझ रहे हैं, इस तरीके के इंप्रेशन है, ये इंप्रेशन काउंट हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसके अंदर तो मतलब एक आदमी को ये भी नहीं पता ना कि वो कितनी बार उस चीज को देख पा रहा है, हो सकता है वो देख ही नहीं रहा उसे। आप लोग तो देखते हैं यूट्यूब, जब आप खोलते हैं यूट्यूब के अंदर जो फीड्स आती हैं साइड में, वो जो फीड्स आपको दिख रही होती है वो भी इंप्रेशन काउंट कर रही होती है, लेकिन आप लोग कभी कभार ध्यान नहीं देते ना इस तरफ फीड पे, आप लोग तो वीडियो पे ध्यान दे रहे होते हो, लेकिन वो इंप्रेशन काउंट कर रहे होते हैं। तो आपको कुछ ऐसा बनाना, तभी जाके तो यूट्यूब के अंदर क्या होता है, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है थंबनेल पे। जितना अट्रैक्टिव उसका थंबनेल होगा और हेडलाइन होगी ना, लोग उस हिसाब से उसको देखेंगे। न्यूज़पेपर्स की हेडिंग्स को उठा के देख लो, वहां पे क्या होता है, क्वेश्चन मार्क्स से और इस मार्क्स से काम करते हैं, लास्ट में लगा देते हैं। संजू मूवी देखी थी ना, उसके अंदर पूरा इसी के ऊपर एक्सप्लेन किया गया है, न्यूज़पेपर के ऊपर। अगर आप उठा के देखो तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को कंसीडर किया गया है वहां पे। समझ में आया? ओके, तो आई गेस यहां से आपको समझ में आ गया, सीटीआर वगैरह पोजीशन वगैरह यहां से आप कैरी कर रहे हैं। उसके बाद आता है यूआरएल इंस्पेक्शन। यूआरएल इंस्पेक्शन वो टूल है सर्च कंसोल का जिसके अंदर आप लोग अपने, मैंने क्या बताया, सर्च कंसोल का काम क्या है, आपके पेजेस को इंडेक्स करने का काम है। क्या काम करता है ये, पेजेस को इंडेक्स करने का। कहां पे, गूगल पे। तो ये गूगल पे इंडेक्स कराने का काम है। तो इंडेक्स कराने के लिए आपको यूआरएल इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। जब आप यूआरएल इंस्पेक्शन पे क्लिक करते हो तो यहां से आपको अपने पेज पे क्लिक करके, जैसे मान लीजिए ये पेज है, यहां पे इस पेज पे क्लिक करके तो यहां पे जो है इसको इंडेक्स के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आपकी नई वेबसाइट है तो आपको रिक्वेस्ट यहां पे मना कर देगा कि वो दिख नहीं रहा गूगल पे, तो वहां पे क्या करोगे, आप रिक्वेस्ट करोगे इंडेक्सिंग के लिए, या फिर टेस्ट लाइव यूआरएल कर सकते हो। पहले गूगल को ये बताने के लिए कि भैया देख लो ये पेज लाइव है, लाइव बता दिया गूगल ने, उसके बाद आपने रिक्वेस्ट करना है इंडेक्सिंग के लिए। तो यहां पे ऑलरेडी रिक्वेस्टेड है, तभी जाके लिखा हुआ पेज इज इंडेक्स्ड। ऑलरेडी गूगल ने बता रखा है, यहां पे इंफॉर्मेशन आपको दी है। गूगल ने क्या दी है, गूगल के क्राउलर्स ने दी है आपको इंफॉर्मेशन कि आपका पेज ऑलरेडी इंडेक्स हो रखा है गूगल की लिस्टिंग में। क्लियर है ये? चलिए अब आते हैं इंडेक्सिंग पे। अब ये पेजेस की बात आ रही है कि भैया इंडेक्सिंग के जो पेजेस हैं ये कितने इंडेक्स हुए हैं, कितने नॉन इंडेक्स हो रहे हैं। यहां पे रिपोर्ट आपको मिलती जाएगी कितने पेजेस आपके इंडेक्स हो गए, कितने नॉन इंडेक्स हैं, ठीक है। जो नॉन इंडेक्स पेज है उस पर कैसे काम करना है। अब पेजेस जो होते हैं आपके, कई पेजेस आपकी वेबसाइट में आपको तो पता नहीं है, आपने कई पेजेस को डिलीट भी करा होगा, हाँ या ना।
मैंने आपको एक एग्जांपल लास्ट क्लास में दिया था, जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने कोई पेज बनाया अपनी वेबसाइट पे और वो पेज जो है xyz.com/commercial प्रॉपर्टी इस नाम से पेज है, ठीक है। मैंने पहले पेज बनाया, इस पे कंटेंट लिखा, पूरा पूरा कंटेंट डाल दिया, और फिर क्या हुआ, बाद में किसी वजह से मेरे को इस पेज को डिलीट करना पड़ा उसके 10 दिन के बाद। लेकिन तब तक हुआ क्या कि ये पेज जो है इंडेक्स हो गया गूगल की लिस्ट में। तब तक ये पेज गूगल की लिस्ट में इंडेक्स हो गया। लिस्ट में इंडेक्स होने का मतलब गूगल की लिस्ट में आ गया। अब सोचो, कायदे से पेज एग्जैक्टली जब आपने डिलीट कर दिया तो ये कौन सा एरर दिखाएगा? 404 का दिखाएगा। तो गूगल इस चीज को भी कंसीडर करता है कि भैया ऐसे ही पेज आपके बन गए हैं जो 404 दिखा रहे हैं, उन पेजेस को मेरी लिस्टिंग से हटा दो, रिमूव कर दो। गूगल ये भी ऑप्शन आपको देगा अभी। हाँ, वो कैसे रिमूव होगा वो देखेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि इंडेक्स और नॉन इंडेक्स क्या है, और नॉन इंडेक्स होने की वजह क्या है, ये नॉन इंडेक्स क्यों हुए। तो अगर मैं इंडेक्स को हटाया तो सारा डेटा मेरे पास नॉन इंडेक्स का आता है। जब मैं नीचे चलता हूं तो यहां पे देखिए नॉट फाउंड के पेजेस दिख रहे हैं आपको 404, और ये पेजेस है 130 पेजेस हैं। अभी ये उसको उठाया, क्लिक करा, ये सारे पेजेस हैं, ये पेजेस 130 के करीब है। यहां पे आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, ये सारे पेजेस की डिटेल गूगल ने आपको दे दी, यानी लिंक लिस्ट दे दी उठा के कि भैया ये पेजेस पहले बने तो थे लेकिन बाद में किसी वजह से ये पेजेस डिलीट कर दिए गए, तो इसलिए ये पेजेस जो है क्राउड हो गए। कभी कभार यूजर इन पेजेस पे क्लिक कर रहा है तो 404 मिल रहा है, तो ये आपके लिए गलत है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? दो सोल्यूशन इसके हैं, देखो समझो। पहला सोल्यूशन क्या है कि गूगल की लिस्ट में से इस पेज को रिमूव कर दिया जाए, मतलब गूगल की लिस्टिंग में से रिमूव कर दिया जाए, पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है? दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है 301 रीडायरेक्ट। मतलब अगर मेरा मान लो ये पेज बहुत अच्छा था, डिलीट भले ही हो गया लेकिन पेजेस अच्छे थे, लोग अभी भी इस पेज पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्ट्रेटेजी लगा रहा हूं। क्या स्ट्रेटेजी लगा रहा हूं? मैं क्या कह रहा हूं, जितने 301 वाला अगर मैंने ये ऑप्ट करा, पहला ऑप्शन ये है कि मैं गूगल की लिस्टिंग से उसको हटा दूं, यानी डायरेक्टरी, यानी जो उसने डायरी बनाई है आपके हिसाब से उस डायरी में तो उस नाम को मिटा दिया जाए। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसको रिडायरेक्ट कर दूं 301 से, मतलब ये जो पेज का लिंक है ना, ठीक है, मैं इस सेम लिंक को बना के इस पे करूंगा, इसको रिडायरेक्ट करके इसको हो सकता है मैं xyz.com पे रिडायरेक्ट कर दूं। यानी कोई भी यूजर अगर इस पेज को खोलेगा तो ऑटोमेटिकली वो चले जाएगा xyz.com पे। ये रिडायरेक्ट मैं लगा सकता हूं। इससे फायदा क्या होगा? मेरा पेज का कंटेंट भी बच गया और 301 के वजह से हो गया। अभी ये जो कॉन्सेप्ट है अभी आप लोगों को हवा में लग रहा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ये कई कंपनियां इसका यूज भी करती है। कैसे करती है मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। जैसे मान लो वोडाफोन सबको पता है ना? वोडाफोन पहले क्या थी? हच। हच के नाम से जानते थे उसे लोग, पता है आपको? पहले वोडाफोन को हच के नाम से जानते थे। अभी हुआ क्या, जिसमें पग आता था उसकी वीडियोस में, एडवर्टीजमेंट में होता क्या था कि वो जो वोडाफोन का ब्रांड था, वो हच का जो ब्रांड था, उसको खरीद लिया किसी, क्योंकि अमेरिका में कंपनीज क्या होती है एक दूसरे को सेल कर देती है, ठीक है। अभी मान लो मैंने हच कंपनी बिल्ड करी, अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने बिल्ड अच्छा कर लिया, अब मैंने क्या करा, बाद में यार किसी क्राइसिस की वजह से मेरे को उसे बेचना पड़ा। अब जिसने मेरी कंपनी खरीदी उसने क्या करा, उसने नया नाम रख दिया, उसने नाम रख दिया वोडाफोन। पहले हच था, फिर वो बन गया वोडाफोन, ठीक है। पहले हच से फिर वो बन गया वोडाफोन। लेकिन ध्यान रखो, हच की तो खुद की वेबसाइट थी, हच की खुद की वेबसाइट थी। अब लोग किसको जानते हैं? लोग हच को जानते हैं। कितने लोगों के पास न्यूज गई होगी कि हां हच जो है
बन गया वोडाफोन। ज्यादा लोगों के पास स्टार्टिंग में तो नहीं गई होगी न्यूज। अब वो लोग क्या कर रहे होंगे, गूगल पे किसको सर्च कर रहे होंगे, हज को। लेकिन वोडाफोन की तो वेबसाइट भी है, तो अब क्या होगा, वोडाफोन पे तो लोग जा ही नहीं रहे। तो अब यहां पे वोडाफोन क्या करता है, रीडायरेक्ट लगाता है। 301 इज योर परमानेंट रीडायरेक्ट, इसको परमानेंट रीडायरेक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लीगली ये यहां पे आएगा, इसके अंदर कॉन्सेप्ट आएगा। वैसे तो ये इलीगल एक्टिविटी है। इलीगल एक्टिविटी क्यों है, ये किस लिए है, मान लो आप किसी का बेवकूफ भी बना सकते हो। इसको क्लॉकिंग कहते हैं अपनी उस भाषा में। क्या बोलते हैं, जब हम हैकिंग करते हैं तो इसको क्लॉकिंग भी कहते हैं। क्लॉकिंग कैसे, किसी कस्टमर को दिखाया, भाई मेरे पास जो है ये बिक रहा है, बाइसाइकिल सॉरी मोटरसाइकिल है मेरे पास, ये बिक रही है, मैं बेचता हूं इसे। लेकर आ गया अपनी वेबसाइट पे, थोड़ी देर उसने मोटरसाइकिल देगी, अपने आप ही रिडायरेक्ट करा वेबसाइट को, ले गया किसी पॉर्न वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करके। कई वेबसाइटों में ऐसा देखा गया है, मतलब रिडायरेक्ट करके किसी और वेबसाइट में लेकर चले गए, क्योंकि जिस वेबसाइट पे लेकर गए उसका डायरेक्ट ऐड चलाना पॉसिबल नहीं था। तो क्या करा, किसी ऐसी चीज को दिखाया जो आम, जैसे न्यूज लगा लो, कोई एक न्यूज ब्लॉग आर्टिकल बनाया, उसके अंदर उसमें लिख दिया कि क्या बोलते हैं भाई, अमित शाह ने किए ये 5 बड़े फैसले, 5 फैसले डाले, बंदा नीचे स्क्रॉल करा, माउस ओवर पे रीडायरेक्ट लगा हुआ है। माउस ओवर जैसे गया, जो आपका माउस का कर्सर है, कर्सर नीचे गया, एकदम से रीडायरेक्ट क्लिक होगा, बिना क्लिक करोगे भाई साहब, क्लिक होगा दूसरे पेज पे डाइवर्ट हो जाओगे। ये होता है, आप देखना किसी वेबसाइट पे होता है, जो ऐसी वेबसाइट जैसे शाइनेट्स वगैरह जो अलग अलग वेबसाइट्स है, उसके अंदर आप देख सकते हो ये सब चीजें चलती हैं। दूसरी वेबसाइट पे लेकर चले गए, अब दूसरी वेबसाइट पे गए और वहां पे कुछ और कंटेंट। ये 2 फायदे के लिए काम करता है। पहला फायदा या तो हो सकता है दूसरी कंपनी को अपना ऐड, मतलब अपनी वेबसाइट पे क्लिक करवाने, या तो ये फायदा सोच रही है, या फिर दूसरा फायदा क्या हो सकता है, दूसरा फायदा ये भी हो सकता है यूट्यूब पे भी लेके जाते हैं, हाँ वो व्यूज बढ़ाने का फायदा ना। दूसरा फायदा ये हो सकता है अपने एडसेंस पे, एडसेंस एक्टिवेट करा दो वेबसाइट पे, और उस पे क्या करते हैं, क्लिक्स वगैरह इंक्रीज करवाते थे अपने एड्स पे, लोगों से ये भी करवाया जाता है, ये होता है। तो यहां पे 301 इलीगल है, लेकिन इसके थ्रू हम इसको लीगलाइज कर सकते हैं। अगर हम गूगल को ये बता के चले कि भाई सुनना ध्यान से, अगर मैं गूगल को बताऊं कि ये भी कंपनी मेरी, ये कंपनी पहले थी लेकिन अब ये मेरी हो गई है और मेरी कंपनी ये रही, तो गूगल कहता है कि भैया अगर ये आप कर रहे हो, रीडायरेक्ट आप लगा रहे हो, तो गूगल को कैसे आप अप्लाई करोगे इस चीज के बारे में, कैसे आप बताओगे। तो आपको बताने का तरीका क्या है कि आपके पास इन दोनों प्रॉपर्टी के एक्सेस होने चाहिए। पहली बात तो ये जो अभी ये डोमेन प्रॉपर्टी है ना, जो अभी हमने ओपन करी है, जो हमने करा था, तो डोमेन प्रॉपर्टी के दोनों के एक्सेस आपके पास होने चाहिए। तो दोनों के एक्सेस आपके पास है, यानी गूगल को ये समझ में आ रहा है कि आप ओनर हो वेबसाइट के, समझ में आ रहा है। जब दोनों के एक्सेस आपके पास हो गए, और क्योंकि आपने खरीद ली है तो आप तो एक्सेस ले सकते हो ना, तो दोनों के एक्सेस आपके पास है। तब गूगल को आपको ये समझाना है कि भैया ये मेरा हच वाला जो है ओल्ड डोमेन था, अब ये बिकम ये हो गया है। तो गूगल क्या करेगा, गूगल इस चीज को कंसीडर कर लेगा कि अच्छा ये एड्रेस चेंज के रूप में डालेगा वो इसको, जैसे कि आपका एड्रेस चेंज हो जाता है ना, उसके रूप में कंसीडर करेगा। तो फिर क्या होगा, जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो इसको गूगल लीगलाइज कर देगा कि आप लीगली ये काम कर सकते हो। समझ में आ गया, इतना क्लियर है। एक छोटा सा रीडायरेक्ट करके दिखाता हूं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ब्लॉगर सबने करा था, अब मान लो मैंने अपना ब्लॉगर खोला, ठीक है। ये कैंप एडवेंचर जोन का है, इसको व्यू ब्लॉक करते हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये कैंप एडवेंचर जोन .blogspot.com ओपन हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि कोई अगर इसको खोले ना तो ओपन हो जाए इसकी वेबसाइट, कैंप एडवेंचर जोन की वेबसाइट ओपन हो जाए, ठीक है। कोई अगर क्या करे, इसको ओपन करे तो ओपन हो जाए campadventureZone.com। समझ में आ गया, ये मैं चाहता हूं, तो मैं इस पर 301 रीडायरेक्ट लगाना चाहता हूं, तो कैसे लगेगा ये,
तरीका बता रहा हूं। आपने लिखना है गूगल पे रैपिड टेबल 301 रीडायरेक्ट, ठीक है। पहला ऑप्शन पे क्लिक करो। यहां पे क्या कह रहा है, ओल्ड डोमेन और न्यू पेज डोमेन। ओल्ड डोमेन आपका कौन सा है, ये है ना, सॉरी ये रहा, ये ओल्ड है, इससे रीडायरेक्ट, मतलब ये ओल्ड हो गया। और न्यू कौन सा हो गया, किस पे भेजना चाहते हो, इस पे भेजना चाहते हो, ये हो गया आपका नया, ठीक है। ओल्ड हो गया हमारे पास ये, और नया हो गया हमारे पास ये, ठीक है। और कह रहा है रिडायरेक्ट टाइप आप किससे करना चाहोगे रिडायरेक्ट, तो पीएचपी की जगह आपने ले लेना है जावास्क्रिप्ट पे। जावास्क्रिप्ट रिडायरेक्ट करना, जनरेट कोड करोगे, कोड जनरेट करके दे देगा। अब ये कोड क्या करेगा, मान लो मैंने ये कोड को कॉपी करा और लेकर गया नोटपैड पे, यहां पे मैंने इस कोड को पेस्ट कर दिया। सिंपल, आपके पास कोड आ गया। अब आपने केवल और केवल स्क्रिप्ट उठानी है। स्क्रिप्ट कह रही है, स्क्रिप्ट कह रही है कि अगर कोई भी ओपन करेगा किसको, ब्लॉगर वाली साइट को, तो ये वाली वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए, विंडो लोकेशन चेंज हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। ये कोड में है ऑलरेडी, ठीक है। मैंने इस स्क्रिप्ट को करा कॉपी, और मैंने इस स्क्रिप्ट को पता कहां लगाना है, मैंने लगाना है स्क्रिप्ट को अपने ब्लॉगर पे, क्योंकि ब्लॉगर मेरा ओल्ड पेज है, कोई इसको खोलेगा ना, ठीक है। और इस पे जाके मैं थीम पे जाऊंगा, एडिट एचटीएमएल, और यहां पे हेड सेक्शन में इसको प्लेस कर दूंगा, ठीक है। और यहां से मैं इसको सेव कर दिया। क्लियर है ना। अब देखिए, ये भाई सेव हो जाए, हाँ। अब मैं इस वाले डोमेन को कॉपी कर रहा हूं, और मैं एक न्यू इनकॉग्निटो विंडो पे जा रहा हूं, ताकि आप लोगों को एकदम क्लैरिटी मिले। और मैंने यहां पे इस लिंक को पेस्ट करा, जो कि ब्लॉगर का लिंक है, ठीक है। एंटर प्रेस करा, चला गया, यानी ये रीडायरेक्ट हो चुका है। आपने इसी डैशबोर्ड पे जाना है उसके, अभी तक आप WP एडमिन पे क्लिक कर रहे थे, डैशबोर्ड पे जाना है। आप भी ध्यान रखिएगा, आपके फोन के अंदर भी एक फाइल मैनेजर की फाइल होती है, देखते हो ना, जिसके अंदर सारा का सारा आपका डाउनलोड वगैरह पड़ा होता है। सिंपल, यहां पे भी आपने जाना है, और यहां पे आप जाएंगे इसके फाइल मैनेजर में। यहां पे आपकी सारी वर्डप्रेस की फाइलें पड़ी हैं, जो आपने इंस्टॉल करा है इसके अंदर CMS, उसकी सारी फाइलें यहां पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो वो फाइलें होती हैं आपकी पब्लिक HTML के अंदर। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो यहां पे देखिए WP एडमिन याद आ रहा है, ये सारी की सारी ये फाइलें सारी वर्डप्रेस की हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर, आप अपने साइट मैप को डालेंगे। कैसे डालेंगे भाई, यहां से आपने क्या करना है, न्यू फाइल आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अरे न्यू फाइल मतलब क्रिएट नहीं करनी, यहां से ये रहा, ये अपलोड करेंगे, ऊपर ये रहा ना अपलोड का ऑप्शन, क्लिक करा, फाइल पे क्लिक करा, और डाउनलोड्स पे गए, और साइट मैप, तो यहां पे देखिए साइट मैप आ चुका है, दिख रहा है आपको। और यहां पे इसको जो है रीनेम कर देना, याद रहे ये 22 नहीं रहेगा इसके अंदर, केवल ये रहेगा sitemap.xml, इसको रीनेम कर देंगे, तो ये साइट मैप आपका लग गया है। ये मैन्युअली करना सिखाया मैंने आपको, ठीक हो गया। हेलो, हाँ युग, क्या हाल चाल है, क्लास में हूँ, हाँ 3:30 बजे, हाँ आ जा। समझ में आ गया आपके। साइट मैप अगर मैन्युअली डालना हो तो आप कैसे डालेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। ये है आपका साइट मैप, क्लियर। साइट मैप एकदम क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट है साइट मैप से, ओके। अगला जो टॉपिक है वो है आपका robots.txt। अभी जैसे मान लो साइट मैप के अंदर हम लोगों ने क्या करा,
साइट मैप में हम लोगों ने क्या करा कि गूगल को यूआरएल लिस्ट दे दी कि भैया इसको आप पढ़ लो, आपके पास पूरी नेविगेशन लिस्ट है कि आपको जिस भी पेज पे क्राउल करना है वो पेज की लिस्ट ये रही। ठीक है, अब robo.txt का क्या काम है? यहां पे साइट मैप का तो काम समझ में आ गया कि साइट मैप का काम ये है। robo.txt का काम ये है दोस्तों, robo.txt के थ्रू आप गूगल के क्राउलर्स को इनवाइट करते हैं अपनी साइट पे आने के लिए। दोबारा समझा रहा हूं, robo.txt फाइल के थ्रू आप क्राउलर्स को यानी गूगल बॉट्स को इनवाइट करते हैं अपनी साइट पर आने के लिए। जब वो आएंगे तभी जाके तो वो इंडेक्स करवाएंगे ना पेजेस को देखकर। समझ में आ रहा है? तो robo.txt फाइल का एक तो ये फायदा है, दूसरा इसका फायदा होता है वो आपको तब समझाऊंगा जब मैं इसे कोड को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो robo.txt फाइल कैसे जनरेट होती है एक बारी उसको देख लेते हैं। आपके उसमें robo.txt फाइल देखना पड़ेगा, एक मिनट मैं दिखाता हूं आपको। robots.txt अगर मैंने यहां पे लिख दिया तो ये देखिए दिख रहा है, ये robo.txt फाइल है। ये फाइल टेक्स्ट में होती है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपका नोटपैड होता है ना उसके अंदर बनती है ये, और यही कोड आपको डालना है बस उसमें। लेकिन क्या होगा, आप लोग क्या करेंगे चेंज, आप लोग करेंगे केवल ये साइट मैप का चेंज कर देंगे। जो साइट मैप का आपका यूआरएल होगा ना वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पे तो मेरा यूआरएल डल रहा है, यहां पे आपका यूआरएल डल जाएगा पूरा साइट मैप वाला। अब इस कोड को समझते हैं, इस कोड में है क्या। सबसे पहले इस कोड में है यूजर एजेंट, और यहां पे आप देख रहे हैं स्टार मार्क। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप क्राउलर्स को बोल रहे हैं, ठीक है, आप क्राउलर को बोल रहे हैं कि आप सारे पेज का एक्सेस कर सकते हैं। स्टार मार्क को डेवलपर्स की भाषा में ये बोलते हैं कि आप सारे पेज का आपको एक्सेस अलाउड है। ठीक है, सारे पेज का एक्सेस आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिसअलाउ है कुछ चीजें जैसे कि WP एडमिन। आप लोग चाहते हैं कि आपका WP एडमिन जो है वो क्राउल हो जाए, तिजोरी का एक्सेस आप बताना चाहते हैं कि ये रास्ता उसका नहीं बताओगे ना, तो इसलिए आपने यहां पे उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मैं इस पेज को छोड़ रहा हूं, इसको आप प्लीज क्राउल मत करना, पहला। दूसरा, मत करना आप CGI बिन को, यानी जो मैं ट्रैश में डाल रहा हूं, जो मैं फाइल डिलीट कर रहा हूं वो मेरे बिन फोल्डर में जा रही है, आप उस फोल्डर को डिलीट मतलब क्राउल मत करना। अगर मेरे ट्रैश वाले फोल्डर की भी फाइलें क्राउल होने लग जाएगी तो मैं पागल ही हो जाऊंगा यार। समझ में आ रहा है? तो उसको भी यहां पे आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब इन दो फाइल्स को आपने रिस्ट्रिक्ट करा है यहां पे। तीसरा, साइट मैप में आपने उसको क्या दे दिया, यहां पे रेफरेंस दे दिया कि भैया ये रहा साइट मैप का लिंक, यहां डायरेक्ट फॉलो कर लो, पेजेस की लिस्ट वो पड़ी है वहां पे। लेकिन ध्यान रहे कि आप इन दो पेजेस पे, इन दो रूट पे मत जाना। मैं उसके लिए आपको डिसअलाउ कर रहा हूं, यानी मैं यहां पे आप बता रहे हैं उसको क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी। इन्विटेशन तो भेज दिया, यूजर एजेंट स्टार करके आपने इन्विटेशन भेज दिया कि भैया आपको मैं अलाउ कर रहा हूं, इनवाइट कर रहा हूं। यूजर एजेंट मतलब क्या, यहां पे गूगल बॉट के साथ बहुत सारे बॉट और भी होते हैं, आप समझो मेरी बात को। जैसे गूगल पे आप काम कर रहे हो तो गूगल बॉट का आपको ख्याल है, यार याहू भी तो है, याहू बॉट भी होता है, बिंग बॉट भी होता है, इन सबके बॉट बना रखे हैं उन्होंने। तो ये सबको अलाउ कर रहा है आने के लिए अपनी साइट पे, लेकिन डिसअलाउ कर रहा है कुछ पर्टिकुलर यूआरएल्स को, रूट्स को, कि भैया इन रूट्स को आपने नहीं देखना। समझ में आ रहा है? और साथ में साइट मैप का क्या कर रहा है, वो लिंक दे रहा है कि इस लिंक को फॉलो कर लो। तो आपने क्या करना है, इस कोड को जो है, इस कोड को अपने पास उतार लेना। अब ये कोड मिलेगा कहां से, ये भी देख लो आप। तो आप सिंपल लिखेंगे robots.txt जनरेटर, इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए डिफॉल्ट ऑल रोबोट्स आर अलाउड, डिफॉल्ट तो ये है। ठीक है, साइट मैप का लिंक मांग रहा है, यहां पे आप साइट मैप का लिंक दे देंगे। लिंक साइट मैप का आपका कोई भी हो सकता है, मैं अपना लिंक दे रहा हूं यहां पे ना। अब ये क्या कह रहा है, सर्च रोबोट। गूगल को आप डिफॉल्ट रख रहे हो या फिर अलाउ करना चाहते हैं, रिफ्यूज करना चाहते हैं, आप यहां से रोक सकते हो उसके रोबोट्स को भी। समझ रहे हो? ऐसे ही एमएसएन का भी रोबोट होगा,
याहू का भी रोबोट है, ठीक है, आस्क का भी रोबोट है, अलग अलग रोबोट्स है, ये सारे सर्च इंजिन हैं, समझ में आ रहा है, इन सबके रोबोट्स हैं। लास्ट में यहां पे क्या कह रहा है कि आपको जो रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्टरीज कौन कौन सी है, यहां पे सीजीआईबिन बाय डिफॉल्ट दे रहा है ना, तो आपने क्या देना है, एक और WP एडमिन आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इस डायरेक्टरी पे भी मत घुस जाना, समझ में आ रहा है। उसके बाद यहां से आप क्रिएट robo.txt, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये यहां पे क्रिएट कर देगा। एक मिनट, क्या चीज इस पे कमी रह गई, कुछ कमी है? नहीं नहीं, ये बन गया, ये देखिए, दिख रहा है आपको, सेम वही चीज बनाई है उसने, वही बना दिया। अब लेकिन एक चीज ध्यान देना, क्योंकि आपने इस वेबसाइट का यूज करा है, एसईओ ऑप्टिमाइजर का यूज करा है, तो इसने क्या करा, जानबूझ के ऊपर अपना लिंक भी पास कर दिया ताकि ये भी प्रमोट हो जाए, बैक लिंक छोड़ दिया एक तरह से। क्यों नहीं हटाएंगे, हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम जाएंगे नोटपैड पे, क्योंकि टेक्स्टी फाइल है ना, यहां पे इसको पेस्ट करेंगे, हटा दो, दैट्स इट। और इसको जब सेव करोगे आप, ध्यान रखना, जब इसको सेव करोगे तो किस नाम से करना है आपने, आपने करना है रोबोट्स डॉट टीएक्सटी। टीएक्सटी तो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन रहेगा ही ना, नोटपैड का एक्सटेंशन टीएक्सटी है, लेकिन आपने रोबोट्स लिखना है, रोबोट नहीं लिखना, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ये भी आपको नहीं करना पड़े तो यहां से डाउनलोड भी करवाता है, ये डायरेक्टली आपके लिए डाउनलोड भी कर देगा। ये कह रहा है ना क्रिएट एंड डाउनलोड रोबो.txt, ये बना के दे देगा आपको, लेकिन बस अंदर घुस के आपको क्या करना है, वो उसका नाम जो है हटा देना है और सिंपल चले जाना है। जैसे कि आपका ये है, यहां पे कहीं नाम नहीं दिख रहा, किसी और को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं यहां पे, क्लियर है। और योस्ट ने भी आपको अगर साइट मैप बना के दिया है तो ध्यान रखना, योस्ट भी अपने आपको प्रमोट करना है, ध्यान दो, साइट मैप के अंदर योस्ट का लिंक होगा, जो योस्ट ने आपको साइट मैप बना के दिया है ना, उसका लिंक होगा योस्ट का उसके अंदर, समझ में आ गया। तो रोबोट.txt का काम है रोबोट्स को इनवाइट करना, और साइट मैप का काम है यूआरएल स्ट्रक्चर को बिल्ड करना। क्लियर हो गया, यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अभी 5 मिनट का ब्रेक ले लो। सर इसमें डिसअलाउ जो करते हैं वो कॉपर्स के लिए वो कॉपर्स अगर किसी प्रोडक्ट को आपको robots.txt ये खुला था, ठीक है, तो इसमें डिसअलाउ